नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है, तो x/2 का मान क्या होगा। तो अगर 286 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 11 गुना 13। 1001 को लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13। 2420 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11। अब इसका अगर हम मसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मसा जो होगा वही x आएगा। कितना हो रहा है, तो वो है 11। सभी में जो है 11 कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा 11। प्रश्न में कह रहा है कि x/2 का मान क्या होगा, तो 11/2 बराबर हो जाएगा 5.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 2 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है और बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, तो उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से पछाड़ता है। अगर हम बात करते हैं ए अनुपात बी के, तो अगर ये 4 किलोमीटर तो ये 4 - 1 किलोमीटर। और अगर बी और सी सब की बात करते हैं तो ये 4 किलोमीटर अगर चलता है तो सी 4 - 1 चलता है। यहाँ से रेशियो हो गया 4:3, यहाँ 4:3, यानी ए बी बराबर हमारे पास जो है इस तरह के तीनों का कॉमन एक रेशियो है। ए और बी में 4 और 3 है और बी और सी में कितना है, 4 और 3। इसे निकालने के लिए हम क्या करते थे, इधर वाला ही ये लिख देते थे। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 और ये 3 × 3 = 9। अब ए और ए सी को कितने मीटर से पछाड़ता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 इकाई है। कितना है, 7 इकाई है। अब कह रहा है कि 16 इकाई जो ए का था तो वो कितना दूरी था, क्योंकि वो पूरी दूरी 4 किलोमीटर के था, यानी 4000 मीटर के था। प्रश्न में मीटर पूछ रहा है कि कितने मीटर से पछाड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 गुना 7/16 बराबर 1750 मीटर आ जाएगा। 1750 मीटर से पछाड़ता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 40 - 20 - 14 - 16 - 6 गुना 4 - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोर्ड मास पे हल किया गया है। इसे किस तरह हल करेंगे, तो 40 - 20 - 14 - 16 - 26 हो जाएगा। इसी तरह और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा क्या, 40 - 20 - 14 ये -10 हो जाएगा और ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हल कीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सा बोर्ड मास इसे लगा देना है। नेक्स्ट है 3 पक्षी जंगल में परिधि के समानांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट में, 45 मिनट में और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय यानी मिनट के बाद वे आरंभिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सा है, समय निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम निकाल लेना। कितना का, 27 का, 45 का और 60 का है, एलसीएम निकाल देना है। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 540 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए, बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपये का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के लिए 560 का, सी तीसरे माह के लिए 840 का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो ए, बी और सी करता है कितना कितना, 3x, 5x और 7x। अब प्रश्न में कह रहा है 3x + 5x + 7x बराबर कितना हो जाएगा, 400 + 560 + 840, इतने रुपये की भुगतान होती है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा, तो सबसे पहले तो ये x का मान निकालेंगे। तो 15x बराबर हो जाएगा ये 1800, x बराबर कितना आ गया, 120 आ गया। कितना, 120। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 5x है, तो 5 × 120 बराबर 600। 600 इसे देना था लेकिन दिया कितना है,
560, तो कितना और देय राशि होगा, तो 600 माइनस 560 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। यही हमारा आंसर आ जाएगा कि बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, तो वो है 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है, तो है प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल थर्ड जो है वो सही है, प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वो ओम होता है। और ओम का नियम है कि किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, R बराबर जो होता है V/I होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मात्रा का उपयोग किया जाता है, और दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल से मापा जाता है, और ये ध्यान रखिएगा कि 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां संभव है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, बिल्कुल सही। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संभव है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रबलता गमन करता है। यह उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव पर अंदर की ओर गमन करता है, और इसकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होता है तथा चुंबक के भीतर जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अगला है, कार के रियर व्यू दर्पण के में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उत्तल दर्पण है तो यू जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी V बराबर पॉजिटिव और फोकस दूरी F बराबर पॉजिटिव। तो दर्पण सूत्र है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F लगा दीजिए, तो 1/V बराबर होगा 1/F माइनस 1/U बराबर 1/F प्लस 1/U हो जाएगा, क्योंकि U यहाँ निगेटिव में है। अब मान रख दीजिए 1/2 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 5/6। तो V बराबर कितना आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 6/5 यानी 1.2 मीटर हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यह केवल ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, अतः यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद है तथा ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 2 बराबर कितना 256 काइनेटिक एनर्जी पहला का। तो संवेग P बराबर होता है √2 × m × काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √ काइनेटिक एनर्जी। तो P1/P2 बराबर √ काइनेटिक एनर्जी 1/ काइनेटिक एनर्जी किसका, दूसरा का। तो P1/P2 बराबर √ काइनेटिक एनर्जी 1/256 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये √ में कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो P2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 16P1। क्या हो जाएगा 16P1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा ए, इसके प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, उदासीनीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O उदासीनीकरण है। HNO3 प्लस KOH KNO3 प्लस H2O ये भी है। HCl प्लस NaOH NaCl H2O ये भी, ये तीनों जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया हैं, क्योंकि अम्ल क्षारक अभिक्रिया करके अम्ल को एक्वस जलीय होना आवश्यक है।
अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है और KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास कहा जाता है। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, म्यूरेटिक अम्ल है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट है उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड 2LiOH प्लस H2SO4 रिएक्शन करके LiSO4 प्लस 2H2O बनाता है। यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद लिथियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ देखिए C से F गया है +3 है, F से I गया है +3 है और I से +3 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो L आएगा। अब X से U देखते हैं, X से U गया है -3, U से R गया है -3 और R से क्या जाएगा -3, तो वो हो जाएगा O। क्या हो जाएगा O। उसी तरह देखेंगे G से J गया है +3 है और J से M गया है +3, तो M से +3 जाएगा वो P होगा। तो LOP आ रहा है। आंसर लास्ट में भी Q आएगा, उसमें -3 का सीरीज चलेगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा को अराउंड को इस तरह लिखा जाता है, आर्टिस्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो ऑथर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह लिखा गया है। यहाँ AROUND लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे PSBFPW। आइए यहाँ तिरछे अगर करते हैं तो A से B गया है +1 और R से जो है वो S गया है +1 और O से P गया, ये इसमें +1 का हुआ है क्रिया। और यहाँ पर देखते हैं U से W गया है +2, D से F गया है ये भी +2, N से P गया है ये +2। यानी इसमें आधा में +1 है और बाकी के लास्ट के आधा में +2 है, यानी +1 और +2 का है। तो उसी तरह अगर ऑथर को देखेंगे AUTHOR के, तो हमारे पास हो जाएगा A से +1 जाएंगे तो B हो जाएगा, U से +1 करेंगे तो B होगा, T से +1 करेंगे तो U होगा। हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह H से +1 करेंगे तो J होगा, O से +2 करेंगे तो J हो जाएगा, O से +2 करेंगे तो Q हो जाएगा, R से +2 करेंगे तो हो जाएगा RST यानी T हो जाएगा। आंसर हमारे पास निकल के आ जा रहा है वो है A। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो 32 में +3 करेंगे तो 35 होगा। अब 35 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 में +7 करेंगे तो 47 और 47 में प्लस कितना करेंगे तो 9 करेंगे तो ये 56 और 56 में +11 करेंगे तो 67, यानी 2 बढ़ के प्लस किया गया है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 40, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। राज जो है वो किसके बगल में है, तो मारिया और लियाम के, क्या है लियाम के। उसके बाद कह रहे हैं कि सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ जो है वो मारिया के बाईं ओर जो है, मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तान्या जो है लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक और यहाँ पर 2 आई तीसरे में हो जो तान्या बैठी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए हैं। नाथन जो है वो लियाम के ठीक बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तान्या। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो जब इसमें प्रश्न से देखेंगे तो कौन सा चिन्हों को बदलेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए भागा और माइनस को अगर बदल देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो 135 आ जाएगा। बदलने पर क्या होगा 120 - 15 + 60 भागा 4 गुना 2। इसे सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी 135 बराबर 135 आ जाएगा। अगला है 33वां व्यास सम्मान 2023 किस भाषा की लेखिका को प्रदान किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 और इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिंदी का।
33वां व्यास सम्मान 2023 हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती की यादें 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 के लिए दिया गया है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित 2024 में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय के हाथों से बनी रीसा पोशाक को जीआई टैग मिला है? आदिवासी समुदायों के हाथों से बनी रीसा पोशाक को जीआई टैग मिला है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य के आदिवासी समुदाय के हाथों से बनी रीसा पोशाक को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के तंगेल कोरियल गारद साड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग को टाइम पीरियड समानता 10 वर्ष का होता है। जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 30% सेब बेच दिया और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो माना कि सेबों की संख्या कितना था? x था। x गुना 70/100 बराबर कितना? 245, यानी अभी 70% बच रहा है तो 245, तो 7x/10 बराबर 245। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 245 गुना 10/7, आंसर आ जाएगा 350 सेव था, सी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात करें। तो घनाभों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या? घन का आयतन, घन का आयतन बटा हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो हो जाएगा कितना? 10 गुना 10 गुना 10 बटा 4 गुना 2 गुना 1, आंसर हो जाएगा 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेदित होती है। यदि कोण जो है सी एम क्यू बराबर 48 डिग्री है तो कोण पी एल ए, पी है एल और ए का मान क्या होगा? पी एल ए का मान ये वाला कितना होगा हमें ये बताना है। तो जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, यानी कोण सी एम क्यू बराबर कोण ए एल क्यू होगा, यानी 48 डिग्री होगा। अब एक रेखा पर बना कोण कितना? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण पी एल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए एल क्यू हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर 132 डिग्री। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। समीकरण x² माइनस 5x प्लस 14 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0 इसे लिख सकते हैं। 7x माइनस 7x प्लस 2x बराबर माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 14 को वैसे ही रह दिए। अब x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा -2 और 7, हमारे पास 2 मूल आ गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करता है? तो हमारे पास जो है ए कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। अब बी जो करता है वो 27 दिनों में। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा। इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है। अब दोनों मिल के कितना दिन तक करता है ना? तो बी द्वारा पूर्ण करने में लगा समय भी तो x होगा ही, जितना दिन बाकी है। पहले तो दोनों के क्षमता होगा a प्लस बी के क्षमता कितने दिन साथ करता है? तो 8 दिन। अब प्लस बी करता है कितना? x दिन, जो हमें निकालना है। टोटल 54 आना चाहिए। तो a प्लस बी के क्षमता 5 हुआ, 5 गुना 8, अब प्लस जो b के क्षमता कितना है? 2, और ये x मान लेते बराबर 54, यानी 8 × 5 = 40, यानी 2x बराबर 54 माइनस 40, तो 2x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर हो जाएगा 7। हमारे पास जो दिन आ गया वो कौन सा आ गया? बी 7। कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 118, 24। कुल 118 तत्वों में 24 तत्वों का खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। प्रथम संश्लेषित तत्व टेक्नीशियम है, इसका संश्लेषण 1936 में किया गया था।
वर्तमान में अनेक तत्वों का निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 92 परमाणु संख्या से अधिक वाले तत्व जो है वो ट्रांस यूरेनियम कहलाता है। परमाणु संख्या 92 से अधिक वाले सभी तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट है, मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मेथेन यानी CH4 प्लस Cl2, मेथेन और क्लोरीन गैस से कौन बन रहा है? मेथिल क्लोराइड बन रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। दहन अभिक्रिया में उच्च परिमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्रक। अब्रक अधात्विक खनिज है। अब्रक का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। अब्रक ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन में। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। ग्लूकोज के एक अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं जिसमें 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, यानी ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन में कुल कितना? 2 + 36 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गर्भाशय, यूट्रस। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। मनुष्य में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है और स्तन में दूध का निर्माण एल्बुलाई कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है, रैन बियर के नोट्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइलिनीकृत एक्सोन में। रैन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। साइटोन्स से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। इसे ही एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है जिनको साइनेप्टिक नोवस कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटोमीटर का। किसका किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर कहा जाए फायदोमीटर के, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप को मापने के लिए। और जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गतिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है। वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, टारगेट साइट। किसे? टारगेट साइट के नाम से जाना जाता है। अंतःस्रावित ग्रंथि हार्मोन का स्राव करते हैं। यह हार्मोन आवश्यक संदेश वाहक की भांति कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। यह वह विज्ञान की शाखा जो अंतःस्रावित ग्रंथियों का वर्णन करती है एंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा जो पद है वो छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, अगर 18 × 2 करेंगे, 18 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और 18/2 करेंगे तो 9 आएगा। और 36 और 9 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 45 आएगा। ठीक उसी तरह अगर हम 24 और 30 और 75 को करते हैं तो 30 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 60। और 30/2 बराबर 15। तो 60 और 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 75 आ जाएगा। तो ये 60 कैसे आएंगे? तो अगर हम एक ऑप्शन रखते हैं 24, तो 24 × 2 करते हैं और प्लस जोड़ते कितना थे? 24/2 करके, तो ये भी आ जा रहा था 60, यानी ये 60 आ रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दर्पण की दाईं ओर रखे जाने वाले निम्नलिखित में कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 आयत हो जाएंगे। और ये सीरीज चल जाएगा 6 6 21 6 2 इस तरह से करके जोड़िएगा, ये 35 होगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोतता किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात में। पुरातात्विक स्थल सुरकोतता गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोतता भी सिंधु सभ्यता का संभावित बंदरगाह था। सुरकोतता कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। जूते हुए खेत का साँच कालीबंगा से मिला है। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा से मिला है। पिगॉट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, ये सब जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में, ये सभी जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो दिया गया है कि कुल मतों की संख्या कितना है? कुल मतों की संख्या 17,500 है। अब उसमें से क्या है अवैध पड़ा कितना? अवैध मत हो गया वो है 18%। तो वैध मत कितना हुआ? वैध मतों की संख्या तो 17,500 में घटा देंगे 17,500 गुना 18/100 करके, यानी जितना अवैध था तो वो कितना था 17,500 माइनस ये 3150 आएगा, ये हो जाएगा 14,350, यानी टोटल वैध मत जो 14,350। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को मिला है 48%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 14,350 में से 100% में से 48 या 52 आएगा, उसका 52% आएगा दूसरे उम्मीदवार को, तो ये हो जाएगा कितना 7462 हो जाएगा 7462। आंसर जो हो जाएगा डी। 5 और 12 के तृतीयानुपाती को 5, 8 और 9 के चतुर्थानुपाती से क्या अनुपात है? तो हमें करना है 5 और 12 के तृतीयानुपाती निकालना है। तो माना कि तृतीयानुपाती अगर यहाँ x मानते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा 12 गुना 12, x बराबर हो जाएगा 144/5। और दूसरा में कह रहा है कि 5, 8, 9 और कुछ चतुर्थ अनुपाती से क्या अनुपात होगा? तो इसमें से y निकालना है। 5 गुना y बराबर 8 गुना 9, तो y बराबर हो जाएगा कितना 72/5। तो अब अभिष्ट अनुपात जो है x अनुपात y निकालने के लिए क्या करना होगा? तो अभिष्ट अनुपात है x जो है वो 144/5 अनुपात हो जाएगा 72/5, ये निकल के आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे दिया गया वृत्त चित्र 7 जो विभिन्न कंपनियों की बिक्री को 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। तो जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितनी प्रतिशत जो है वो अधिक है? तो सबसे पहले जी तथा एच का औसत बिक्री निकालना होगा। तो औसत बिक्री 1/2 इंटू 2880 गुना 13 + 73/360 करेंगे तो निकल जाएगा कितना हो जाएगा? ये 344 हो जाएगा। अब डी तथा आई की औसत निकालना है, औसत बिक्री तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2880 गुना 17 + 53/360, इसे निकालिएगा सोल्व करके तो ये 280 होगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर आएगा कितना? 344 माइनस 280/280 गुना 100, आंसर निकल के आएगा 5.86%। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 cos³ π/6 माइनस 12 cos π/6 का मान क्या हो जाएगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 16 cos 30 डिग्री के पावर क्यू माइनस 12 cos 30 डिग्री। अब 16 गुना cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 के पावर 3
-12 इंटू cos 31 √3/2 होता है। जब इसे और सोल्व करेंगे तो 16 गुना 3√3/8 -6√3 आएगा, यानी 6√3 -6√3 = 0। आंसर जो आ जाएगा वो 0 आएगा। अगला है यदि p + q = 6 तथा pq = 4 तो pq + qq का मान क्या होगा। तब pq + q के q बराबर हो जाएगा p + q इंटू p + q के होल स्क्वायर -3pq, जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं एक q + bq का, उसी फार्मूला पर ये रखा गया है। अब आइए मान रख देते हैं 6 गुना 6 स्क्वायर -3 गुना 4 बराबर हो जाएगा 6 गुना 36 -12 बराबर 6 गुना 24 बराबर 144। आंसर जो हो जाएगा सी। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी अपरटस। गोल्जी अपरटस जो है वो उत्तरदायी है। गोल्जी काय का खोज कब किया गया था? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय को लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। गोल्जी काय नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट है 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाप क्या होगा। तो हमारे पास निकल जाएगा F बराबर जो फार्मूला होता है M में, M कितना है 100 है, और ये कितना लग रहा है 8 से कितना A अब बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड जो V/, अगर हम A करेंगे तो ये हमारे V/, जो ये T करेंगे तो आ जाएगा A आ जाएगा, यही किया गया है। तो 100 गुना 3/6 बराबर 50 न्यूटन। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए 50 न्यूटन आ जाएगा। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं 102.04 GM वाट होता है। नेक्स्ट है अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है। आंसर हो जाएगा ए प्रणोदित दोलन का। अनुनादित दोलन को प्रणोदित दोलन भी कहा जाता है। अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु बल के प्रभाव में आकर दोलन करने लगता है, इसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। और प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति यदि वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो इसे अनुनाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फैराड किसका मात्रक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारिता का। फैराड धारिता का मात्रक है। धारिता यानी C बराबर होता है कितना Q/V, यानी कोलम्ब पर वोल्ट होता है, मतलब फराड। नेक्स्ट है अभिक्रिया H2O + HCl H3O + Cl- में जल का आचरण बिहेवियर कैसा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भस्म जैसा है। H2O + HCl में जो H2O भस्म जैसा कार्य कर रहा है। H2O सार्वत्रिक विलायक है। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप यानी लॉन्ग फॉर्म में अधातुओं को कहाँ रखा गया है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी P ब्लॉक में रखा गया है। S ब्लॉक में 1 A से लेकर 2 A के तत्व है जो धातु है, अपवाद में H एवं He है। D ब्लॉक में 3 से 12 वर्ग के धातु तत्व आते हैं। F ब्लॉक तत्व धातु होते हैं, इनमें क्रमशः लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स आते हैं। नेक्स्ट है एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस है, यह 26% दक्षता बताता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यह असंभव है। एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस है, यह 26 डिग्री दक्षता होता है, तो यह असंभव है, क्योंकि दक्षता n बराबर होता है 1 - T2/T1 × 100। तो T1 बराबर हमारे पास कितना है 127 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा। T2 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें से 273 डिग्री जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन।
तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 300/400 गुना 100 बराबर होगा 1/4 गुना 100 बराबर 25%। तो यह संभव नहीं है कि 10⁻25% से ज़्यादा हो, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि 8 गुना 6 में से 1 घटा के 6 माइनस 1 किया गया है, यानी 8 गुना 5 कितना हो जाएगा 40, यानी इसको 6 से 1 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 गुना 8 40 किया गया है। 21 को उसी तरह 1 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 गुना 25 करेंगे तो 500 आ जाएगा। 14 को 1 घटा देंगे तो 13 होगा, यानी 7 गुना 13 कितना हो जाएगा, 7 गुना 13 91 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 91, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पर अगर माताएं हैं तो ये महिलाएं जरूर होगी, और ये पुलिस अधिकारी महिलाएं भी हो सकती है और नहीं भी। आंसर हो जाएगा सी। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आचार। सच्चाई, सदाचार, ईमानदारी ये सभी नैतिक सिद्धांत को दर्शाता है, जबकि आचार किसी विशेष स्थिति को दर्शाता है। तो संगत जो होगा वो आचार होगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। कह रहा है सभी जो कारें हैं वो क्या है, तो वो ट्रक है। क्या है, ट्रक है। और कुछ बसें जो है वो ट्रक है, कुछ जो बसें हैं वो ट्रक है। तो निष्कर्ष में सभी कारें बस है, गलत है। कुछ बसें ट्रक है, बिल्कुल सही। सभी ट्रक बसें हैं, गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। क्या करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 5 सदस्य है KL MN और O एक परिवार में, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, एक जो है वो शादीशुदा जोड़ा है। वो जो है अविवाहित है, वो क्या है, अविवाहित है और के का भाई है। वो अविवाहित है और ये भाई है किसका, के का है। एन ओ की बहन है, एन जो है वो ओ की क्या है, बहन है। एम एकमात्र विवाहित महिला है, एम जो है वो एक विवाहित महिला है, वो किसी से शादी हुआ है। और एन की माँ है, एम जो है वो क्या है, एन की माँ है। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष है, ओ और एल। तो यानी यहाँ पर एम से जिससे विवाहित होगा वो क्या होगा, एल होगा, और ओ जो है वो समूह में मात्र 2 पुरुष है। तो के पिता कौन हो जाएगा, के पिता कौन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एन की माँ है, एम है, और ये बहन है किसका, ओ का, और ओ भाई है किसका, के का। तो इसका जो पिता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी हो जाएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, और RBI की राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया था। सर ऑस्वर स्मिथ जो थे RBI के प्रथम गवर्नर थे। RBI के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। इन्हीं के समय में RBI को राष्ट्रीयकरण किया गया था, और हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और इसका लेखा वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। पूर्व में इससे पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए, 2028 में आयोजित किया जाएगा। 12 वर्षों पर कुंभ मेला और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में 2025 में लगेगा। प्रयागराज में ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयागराज में 2025 में लगेगा। नासिक की अगर हम बात करें तो 2027 में लगेगा। उज्जैन में कब लगेगा, तो 2028 में कुंभ मेला का आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है
दो दशमलवों का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी दशमलव संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी बराबर हमारे पास निकल जाएगा 0.768 बटा कर देंगे 1.6, तो ये निकल के आ जाएगा 0.48। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वह भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है, मतलब कि हमें बीच वाला अर्थात दोनों के मध्य वाला भिन्न निकालना है। तो अभिष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा 4/7 प्लस 5/6/2 कर दीजिए, एवरेज औसत निकाल दीजिए जो कि बीच वाला निकलता है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 35/2 यानी 59/84। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है? 2 पाई जो होता है वो रेडियन होता है। 2 पाई क्या है? रेडियन होता है, एक चक्कर में तय की गई। और 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा? 20 गुना 2 पाई रेडियन। कितना होगा? कह रहा है कि रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है तो इतना हो रेडियन हो गया, यानी 40 पाई रेडियन। उसके बाद कह रहा है कि 25 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो 40 पाई बटा 60 में किया जाता था, गुना 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 पाई बटा 3 रेडियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्यय की मद दिया हुआ है 2001 से लेकर 2006 तक, तो प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना होगा? तो इसे सीधे सीधे वेतन को जोड़ दीजिए। 1500 प्लस ये वाला लाइन में जोड़ दी 1500 प्लस 2600 प्लस 3200 प्लस 4100 प्लस 5000 प्लस 5200। और कितने साल का है? तो 6 साल का, तो 6 से भागा दे दीजिए, यानी सभी संख्या को जोड़ के कुल संख्या में भागा देना, औसत निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दो भिन्नों का योग जो है वो 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या हो जाएगा? तो दूसरी भिन्न निकालने के लिए सिंपल से क्या कर देना है? दूसरी भिन्न बराबर हो जाएगा 5/6 में से 3/4 घटा दीजिएगा, तो होगा 10 - 9/12 बराबर 1/12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, सुपर बग। सुपर बग बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह एक बैक्टीरिया है जो दवाओं के खिलाफ खुद ब खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। साफ सफाई की कमी, डॉक्टरी सलाह के बिना अधिक एंटीबायोटिक का प्रयोग, पोल्ट्री उद्योग, दवा निर्माता कंपनियों से निकले अपशिष्ट पर्यावरण में बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन विकसित किए हैं जो मानव शरीर के अंदर सुपर बग बना सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को सुपर बग कहा जाता है। नेक्स्ट है धमनी व सीरा में रक्त का पीएच कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धमनी में अधिक होता है और सीरा में कम होता है। धमनी व सीरा में रक्त का पीएच धमनी में अधिक होता है, सीरा में कम होता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त एक संयोजी उत्तक है। सीरा में रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है जो रक्त का पीएच जो है वो घटा देता है। नेक्स्ट है किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें से गलत कथन कौन है। तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ये गलत है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, सही है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, सही है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता है कि एक रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्लभ होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट जाती है। नेक्स्ट है उष्मा HI धारा, R प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध क्या होता है? तो H बराबर जो हमारे पास होता है वो फार्मूला I² RT होता है। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। परावर्तन के बाद वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को खाली स्थान रखा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण के C पर। परावर्तन के बाद वस्तु के समान आकार की वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण के C यानी वक्रता त्रिज्या पर
रखा जाना चाहिए। अगर उस फिगर से समझना चाहते हैं तो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अगर यहाँ पर F है और यहाँ C है तो C पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो यहाँ से ये रेखा जाएगा और एक F से होकर गुजर जाएगा, और फिर हमारे पास जो एक है यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ से होके गुजर जाएगा, और यही जो बनता है बराबर बनता है और ये उल्टा C पर ही बनता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के C पर। नेक्स्ट है, एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने D दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब D/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो D का मान ज्ञात कीजिए। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब कह रहा है कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो u होता है वो निगेटिव होता है, v भी निगेटिव है और f बराबर निगेटिव है। तो आइए मान रखते हैं 1/d/3 माइनस में -1/-d बराबर 1/-15। यहाँ से हमें निकल जाएगा -3 + 1/d बराबर -1/15, तो -2/d बराबर -1/15, d बराबर निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए, बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी सी में प्रकाश का वेग क्रमशः VA, VB और VC है तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा डी, VB > VC > VA। किसी माध्यम में जो V होता है प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है, यानी माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वहाँ प्रकाशीय सघन, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वहाँ प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, 340 ATM के दाब पर जब COH2 के साथ अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। CO + 2H2O अभिक्रिया करता है 340 ATM पे, तो ये बनता है CH3OH। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन और अति विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग सोडियम फॉर्मेट के निर्माण में होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जनसंख्या के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा ए। किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थियों के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति में बाएं सिरे से 12वें स्थान पे, अमित जो है बाएं सिरे पे क्या है 12वें स्थान पे, यानी 11 लड़का इधर है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उनका स्थान क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो होगा, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 30 है और 12वें पर तो है ही, तो 30 - 12 + 1 कर दीजिए तो आ जाएगा 19 बार, यानी आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है, यदि 5 मार्च 2019 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 5 मार्च 2009 का दिन था गुरुवार, 11 मार्च 2009 का दिन गुरुवार + 6 दिन बुधवार होगा, और 11 मार्च से लेके 2009 से 11 मार्च 2016 तक के विषम दिनों को निकालना होगा। इसमें कुल संख्या 5 साधारण वर्ष + 2 लीप वर्ष है, तो 5 × 1 + 2 × 2 / 7 बराबर 2 हमारे पास विषम दिन आया। पहले हम निकाल लिए हैं 11 मार्च 2009 तक, 5 मार्च दिया हुआ है, अब 11 मार्च 2009 तक के कौन सा दिन हो जाएगा, तो वो कितना था गुरुवार + 6 दिन, यानी गुरुवार + 6 दिन, यानी हमारे पास कौन सा आ गया था बुधवार। अब बुधवार से निकला है कितने साल से 2009 से लेकर 2016 तक, इसमें विषम दिन कितना आ गया 2 दिन, यानी बुधवार + 2 दिन कितना हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी शुक्रवार। नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अपनी कार्यालय से वो कितना चलती है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। 270 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मुड़ती है। अगर यहाँ से जा रहे तो दक्षिणा 270 डिग्री मुड़ेगी। तो उसके बाद 3 किलोमीटर सीधे चलती है। यहाँ से कितना 3 किलोमीटर सीधे चलती है, 3 किलोमीटर सीधे चलते। फिर वह बाएं मुड़ती है
बाएं मुड़ती हुई अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर सीधे चलती है, बाएं मुड़ती है और ये 2 किलोमीटर सीधे। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वो किस दिशा में है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस दिशा में, तो वो है पश्चिम दिशा में। आंसर जो हो जाएगा बी। अब कह रहा है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये तो यहाँ जा रहा था, ये दक्षिणावर्त इस तरह ही होता है एंटी क्लॉक वाइज, क्या होगा, क्लॉक वाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं, तो ये 270 डिग्री होगा जो कि यहाँ से नापा जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समूह में विषम आकृति को चुनिए और इसका सही आंसर होगा ए जो है वो विषम है। क्यों है कि दिया गया आकृति सभी अन्य विकल्पों में दी गई आकृति से ये भिन्न दिख रहा है, यहाँ पर जो है सभी में ये पैरेलल है लेकिन यहाँ पे वो तिरछे किया गया है, तो ये भिन्न है। नेक्स्ट है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री है। आर्कटिक अनुसंधान बेस हिमाद्री की स्थापना कब किया गया है, 2008 ईस्वी में किया गया है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र का संबंध भारत से है। अगला है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुतरस घाली। क्या है, यूएनओ के बुतरस घाली पहले महासचिव थे जो दक्षिण अफ्रीका में से संबंधित थे। बुतरस घाली मिस्र देश के नागरिक थे। यूएनओ महासचिव बुतरस घाली जो है वो जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट है, 3 संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं 4:5:7 के अनुपात में है। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो कह रहा है तीनों वृत्त की त्रिज्याएं कितना है, 4x, 5x और 7x है, ये मान लेते हैं। तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 5x के स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4x के स्क्वायर। आंतरिक वृत्त का ये क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा कितना, 9 पाई x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई 7x के स्क्वायर माइनस पाई 5x के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 24 पाई x स्क्वायर। अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, तो 9 पाई x स्क्वायर बटा 24 पाई x स्क्वायर। पाई पाई कट गया, x कट गया, 9/24 से और सिंपल 8 या 24 और 3 या 9 हो जाएगा 3:8। आंसर हो जाएगा बी। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है। अगर कह रहा है कि P है, यहाँ पर A है, 3 वर्ष में 1 से कितना हो जा रहा है, 3.375। 1000 से कितना हो जाएगा, 3375। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 के √100 का 1000 कर देंगे और इसमें कर देंगे 3 के 3375। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +5 का। तो दर बराबर हो जाएगा 5 कितने में, 10 में गुना 100 बराबर हो जाएगा 50%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य हो सकता है। माना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो MP1 है और दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य जो है MP2 है। तो सोल्व करते हैं प्रश्नानुसार। MP1 गुना 20/100 बराबर है MP2 गुना 25/100। यहाँ से MP1 बटा MP2 बराबर आता है 25/20, यानी दोनों का रेशियो हो जाएगा 5:4 में। अतः दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 और 80 रुपया हो सकता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, वो होगा डी। अगला प्रश्न है, ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है। हमारे पास एक त्रिभुज है कौन, PQR। ये त्रिभुज जो है PQR है जिसमें O जो है अंतः केंद्र है। प्रश्न में करा यदि कोण PO और R जो है वो कितना है 140 डिग्री है, तो कोण PQR क्या होगा, ये थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है O, तो हो जाएगा कोण POR बराबर 90 डिग्री प्लस कोण PQR/2,
ये दिया हुआ है 140 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बटा 2। तो कोण पी क्यू आर बटा 2 बराबर 140 माइनस 90 डिग्री, तो हो जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर ये 140 माइनस 90 50, अब 50 गुना ये 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 100 डिग्री। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो 2, 3 और 5 के विभाजित होने के नियम को देखते हुए अगर देखेंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कि विभाज्य है। आंसर हो जाएगा डी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र आवर्त सारणी के ऊपर लिखे जाते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह कथन सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाला बल आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, और वह नाभिकीय आवेश जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव के बावजूद भी महसूस करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, जहाँ जेड नाभिकीय आवेश हो, सिग्मा परिरक्षण नियतांक हो। नेक्स्ट है अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, ये जो है हमारा सत्य है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में सत्य कथन है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। किसी विलयन का H+ आयन की सांद्रता की शक्ति को विलयन का pH कहा जाता है। pH बराबर होता है -log10 H+ कंसंट्रेशन। pH को 0 से 14 तक व्यक्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। एक पुरुष के प्रजनन अंग पुंकेसर, पुरुष ने पुष्प के प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। फूल पूर्ण और अधूरा होते हैं। एक पूर्ण फूल के 2 अलग भाग होते हैं, वानस्पतिक भाग और एवं प्रजनन भाग। और एक फूल के प्रजनन भाग में 2 बातें होती हैं, पुंकेसर और प्रिस्टिल। पुंकेसर यह नर प्रजनन भाग है, इसे एंडोकैडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। और पिस्टिल यह फूल का सबसे आंतरिक भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, स्टीमा, स्टाइल और अंडाशय। नेक्स्ट देखते हैं फलों के मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। फलों में मुख्यतः साइटोकाइनिन हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साइटोकाइनिन का उपयोग है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को उत्तेजित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और कई पादपों में हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, जो तनों एवं शीर्षों की कोशिकीय वृद्धि करते हैं। पत्तों, फूलों, फलों को समय से पहले गिरने से रोकता है। अप्राकृतिक खरपतवार नाशी है। जिब्रेलिंस जो है वो बोल्टिंग को बढ़ावा देता है, बुढ़ापे में देरी करता है और बीज को सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। एक एब्सिसिक अम्ल भी होता है, पत्तियों तथा फलों को विच्छेदन को प्रेरित करता है, पत्तियों में बुढ़ापा उत्पन्न करता है, अब बीजों को सुसुप्ति को तेज करता है। एक एथिलीन होता है जिससे फल जल्दी पकते हैं, बीज तथा कली के सुप्तावस्था को तोड़ता है। नेक्स्ट है शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, यूरिया और यूरिक अम्ल में। यूरिया का संश्लेषण यकृत की कोशिकाओं द्वारा होता है। सर्वप्रथम क्रेब्स तथा हेंसिलेट नामक वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी थी। 54वां प्रश्न है, एक झुंड में कितनी गायें काली है? तो कुल 60 गायें हैं, उनमें से 40% काली है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों को एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। आंसर होगा ए। वक्तव्य है रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। मान्यताएं,
लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल मान्यता जो एक है वो निहित है। निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करें, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, जबकि अन्य सभी जो है किसी न किसी देश की मुद्रा का चिन्ह है। अगर इसकी बात करें तो ये येन है, जापान की मुद्रा है। अगर इसकी बात करें तो ये डॉलर है, अमेरिका की मुद्रा है। और ये जो है वो यूरो है, यूरोजोन की मुद्रा चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि तर्क एवं कथन का चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पूर्व धारणाएं, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो पूर्व धारणा 1 और ना ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी? एक्स अपने भाई बाई से 50 वर्ष बड़ा है, बाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। और भारत का सफल पहला आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में बॉम्बे में कावासाजी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया था। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य सही आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में प्रसिद्ध है। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। अगर दही कला की बात करें तो महाराष्ट्र में, गोटीपुआ उड़ीसा में, काठी पश्चिम बंगाल में, तरंग मेल गोवा में, घोबड़ा नाच झारखंड में और थंगलम मिजोरम में प्रसिद्ध है। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।